हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं? सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके बीच एक कहानी लेके आ रही हूँ। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। और मैं आपके बीच बहुत ही अच्छी कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है अपराध, सच और झूठ। और शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चलिए मैं सुनाती हूँ कहानी का आनंद लेने के लिए बने रहिए वीडियो में। 2 लाख जुर्माना। सन्नाटे भरे कोर्ट रूम में जज साहब की गहरी रुबीली आवाज गूंज रही थी। धारा 376, 377, 354, 342, 323 IPS के तहत उन्हें यह सजा सुनाई जाती है। 2 लाख रुपए जुर्माना भी जमा करवाया है। मोटा मोटा समझा लो कि अब तुम्हें अपनी बाकी बची यह जिंदगी सलाखों के पीछे ही काटनी है। जज साहब के इतने कहते ही कोर्ट में ही खड़ी हीरा लाल की घरवाली, उसके 12 साल की लड़की, दोनों दहाड़े मार मार के रोने लगी। हीरा लाल, जिसे मुस्लिमों के कटघरे में पुलिस के एक कांस्टेबल ने पकड़ रखा था, उसी तरफ घबरा कर देखा। मैं जो अब तक चुपचाप खड़ा था, जज साहब का फैसला सुनकर जैसे पथरा सा गया था। चेहरा ऐसा मासूम लग रहा था मानो किसी के जिस्म से खून निचोड़ लिया हो। बड़े ही कतार स्वर में जज साहब ने मुताबिक होकर बोला था, जज साहब प्लीज जरा सोचिए, यह तो ठीक फैसला नहीं हुआ। मेरा क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष है, फैसले में कोई गलती हुई है साहब। जज साहब, या तो मर जाएगा, इसकी घरवाली, इसकी बच्ची बिल्कुल तबाह हो जाएंगे साहब। मैं लगभग गिड़गिड़ाते हुए ही बोल रहा था। मेरा इतना कहना था कि हीरा लाल की पत्नी रोते रोते जमीन पर गिर पड़ी। माँ को गिरते देख उसकी बेटी भी चीखे मार मार कर रोने लगी थी। जज साहब को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ कोई डिमांड चल रहा है क्या? कोई पिक्चर चल रही है क्या? इन दोनों को बाहर करो फौरन। जज साहब ने नायब कोर्ट को हुक्म सुनाया। वकील साहब, आप तो इतने सीनियर एडवोकेट हैं, आपको यह सब कैसे अच्छा लग रहा है क्या? 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। इस तब यह सब करते हुए अपनी बच्ची, अपनी बीवी याद नहीं आई? कौन जज इसको बेरी करेगा? ऐसे लोगों की असली जगह तो जेल ही है। जज साहब ने मुझे लगभग लताड़ते हुए ऊंची आवाज में पूरी कोर्ट को सुनाया था। मैं अब अपमानित सा लज्जित सिर झुकाए खड़ा था। वकील साहब, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी कोशिशों को कोई कमी छोड़ी। आपने तो बड़ी मेहनत से यह केस लड़ा है, अपनी पूरी जान लड़ा दी है, पर यह केस भी तो देखा ना। जज साहब ने अब कुछ बची नीची आवाज में हीरा लाल की तरफ देखकर जैसे डिमांड कंट्रोल करने के लिए कहा था। वकील साहब, आप अपने क्लाइंट के लिए सचमुच बहुत ही अच्छी कोशिश की है, पर अब हर केस का नतीजा तो एक सा ही नहीं हो सकता है ना। जज साहब ने थोड़ा रुक कर बोला था, और फिर तभी अचानक से उनकी होठों के कोने में एक बहुत ही बारीकी सी रहस्यमयी सी एक कुटिल मुस्कान देखी थी, जो शायद एक पल के 100वें हिस्से में भी कम समय के लिए उसके मुंह से खेली गई थी। हीरा लाल को पुलिस वाले कोर्ट के हवालात में ही ले लिए गए थे, जहां से उसकी जेल भेजना था पूरी उम्र के लिए। उसकी बीबी और बच्ची उसके पीछे पीछे ही बिलखते हुए हवालात तक चले गए थे। मैंने भी पूरी झुककर जज साहब की परंपरागत रूप से अभिवादन किया और फिर अपने चैम्बर की तरफ चल पड़ा था। आज बहुत दिन बेचैन था। लगभग 30 साल की वकालत में यह मेरा सजा का कोई पहला मुकदमा नहीं था। लोग बरी भी होते हैं, सजा भी खाते हैं, फिर फिल्मों के वकीलों की शौखी बघारते हुए कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी केस नहीं हारा। असल में ऐसा होता भी नहीं है, पर आज से पहले ऐसी फीलिंग कभी नहीं मेरे में आई। घर पहुंचकर चाय नाश्ता किया और फिर घूमने का बहाना करके डिस्ट्रिक्ट पार्क के कोने में लगे बेंच पर बैठ गया। रिवाइंड का बटन मानो अपने आप ही दब गया था। साहब, जज साहब आपको याद कर रहे थे। अब से करीब 6 महीने पहले जज साहब की अर्दली ने मेरे चैम्बर आकर मुझसे कहा था। जज साहब ने मुझे बुलाया है। मेरे स्वर में हैरानी का पुट साफ दिखाई दे रहा था। हाँ साहब। और जज साहब ने कहा कि आप लंच टाइम में आ जाइएगा, कुछ बात करनी है।
और दिली साहब का आदेश सुनकर चला गया था। मैं बहुत हैरान में था, आज तक उनका ऐसा कोई फरमान आया ही नहीं था। जज साहब ने मेरी पहचान करीब 30 सालों से ही की है। हम दोनों ने एक ही साल कानून की पढ़ाई पूरी की करके लगभग एक साथ ही वकालत शुरू की थी। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस करने की इच्छुक था, जबकि जज साहब दीवानी यानी कि सिविल प्रैक्टिस के दीवाने थे। फौजदार मुकदमों में तो वो सहज ही असहज हो जाते थे और कई बार मुझसे मदद भी लेते थे। अपनी अपनी किश्तियों पर सवार हम दोनों अलग अलग लहरों के थपेड़ों से एक दूसरे से दूर होते चले गए थे। जज साहब एक सख्त लिकायत वाले, किसी का लिहाज न करने वाले, एक बहुत ही ईमानदार जज के रूप में मशहूर हो गए थे। आजकल वो एजुकेशन प्रोसेस सोशल जज की कुर्सी संभाल रहे थे। मैं कभी उनकी कोर्ट की पेशी नहीं हुई। समय के साथ साथ हम दोनों के दायरे भी अलग हो चुके थे, इसलिए मेरा जरा चौंका जाना स्वाभाविक ही था। वकील साहब चाय मीठी लोगे या चीनी की? जज साहब ने आर्दली को चाय बनाने के लिए कहते हुए पूछा। मेरे लिए तो फीकी ही बना दो साहब। वैसे कैसे याद किया? मैंने पूछा था। मेरी कोर्ट में क्या मुकदमा आया है? 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। मुस्लिम गरीब है, वकील नहीं है कोई उसको एमिकस क्यूरी बना रहा हूँ। उन्होंने ऐसे हुक्स को सुना दिया कि मैं चौंक गया था। एमिकस क्यूरी यानी कि कोर्ट मित्र कोई भी गरीब व्यक्ति को आर्थिक कारणों से अपना वकील नहीं कर सकता है। कोर्ट उसे सरकार खर्चे पर वकीलों मुहैया करा सकती है। ज़्यादातर नए नए वकील बड़े शौक और जोश में एमिकल्स क्यूरी बनते हैं। इनको तवज्जो के लिए केस भी मिल जाते हैं और पैसे भी। पर जज साहब का यह प्रस्ताव, और वो भी एक रेप केस है, गले नहीं उतर रहा था। जज साहब मैं रेप केस नहीं लेता, और वो एक बच्ची के साथ मतलब ही नहीं उठता। कोई 10 लाख दे तब भी मैं नहीं कर सकता हूँ। आप किसी यंग एडवोकेट को एमिकल्स बनाए ना। इतने में टैलेंट नए हैं, बच्चे नए हैं वकालत में। अब उसकी हौसला अफजाई आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैंने जज साहब से प्रतिकार किया था। अगर कोई खास वजह ना होती तो आपको बुलाने की ज़रूरत ही क्या थी? जज साहब ने समझने की लहजे से कहा कि पुलिस ने केस बहुत मजबूत बनाया है, बचने के चांसेस बहुत कम लग रहे थे। पता नहीं क्यों लगता है कि बंदा बेकसूर है, नए बच्चे हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको बुलाया है। और रही पैसे की बात, तो आप अपना बिल सरकार को मत भेजना। इतने केस गरीबों की फ्री करते हो समझना। और एक सही जज साहब ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा था। साहब आपको कैसे पता कि मैं फ्री केस में ही कर देता हूँ? अब सब सकाने की बारी मेरी थी। वकील साहब 30 साल पुराना साथ है, कुछ बातें पता चली हैं और कुछ याद रहती हैं, वो बोले थे। 3 दिन के बाद मैंने जज साहब की कोर्ट में जाकर हीरा लाल का केस ले लिया था। जज साहब ने मुझे सरकारी खर्चे पर फाइन भी दिलवा दी थी। हीरा लाल को अगली पेशी से पहले जेल में मिलने की राह में मैं अगली तारीख लेकर चला गया था। वकील साहब मेरे पति बिल्कुल बेकसूर हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। अगले दिन ही हीरा लाल की बीबी मेरे चैम्बर में आकर रो रो कर बोल रही थी, देखो मुकदमा बहुत ही सख्त है, छोटी बच्ची का केस है, और फिर भी मैं कोशिश करूंगा। मैंने उसे दिलासा दिया था, साहब मेरे पति को बचा लो, मैं अपने खाल बेचकर भी अपना आपका एहसान चुका दूंगी, गहने कपड़े बर्तन सब बेचकर भी आपको फीस दूंगी, आप उन्हें बचा लो। उसने रोते रोते कहा था, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मुझे जज साहब ने फुकार किया है, हीरा लाल के लिए पैसे भी सरकार देगी, तुम फिक्र मत करो। कल मैं जेल जा रहा हूँ, हीरा लाल ने मुलाकात करने, उससे बात करके बताता हूँ। मैंने कहा जेल में मुलाकात से मैं हीरा लाल को मिला था। हीरा लाल तुम्हारा केस अब मैं लड़ूंगा, तुम्हारा एक भी पैसा नहीं लगेगा, पर ज़रूरी है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। अगर सच नहीं बताओगे तो मैं क्या, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा वकील भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। मैंने उससे समझाने के लहजे से
से बोला था। मेरा इतना कहना ही था कि हीरालाल अपने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो पड़ा था। साहब मैं बेकसूर हूँ, साहब बिल्कुल बेकसूर हूँ, मुझे बचा लीजिए, मेरी बीबी है, एक छोटी बच्ची है, वो रोते रोते बोला था। तो वो वकालत के तहत के क्रिमिनल में पाला पड़ता है। उसने 100 साल की कहानियाँ भी सुनने की मिलती है, पर पता नहीं क्या उसकी आवाज़ों में रोने में सच्चाई नजर आ रही थी। तुम यह केस क्यों बनाया? ये अपनी 7 साल की मासूम बच्ची को क्यों बलि का बकरा बनाएगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी खराब करेगा? मैंने सख्त लहजे से पूछा था। वकील साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई क्यों अपनी बच्ची की ज़िंदगी बेइज्जत करेगा? मेरी अपनी भी एक छोटी सी बच्ची है, मैं कभी एक बाप हूँ। साहब हीरालाल अभी भी सुबक रहा था। तो फिर यह इल्ज़ाम मैंने सुनने को बेचैन था। साहब बच्ची के बाप को दिल की बीमारी थी। इंसानियत के नाते गांव की ज़मीन बेचकर 2 लाख रुपए उधार दिए थे इलाज के लिए, इस भरोसे पर कि वो चिट डालकर मेरे पैसे उतार देंगे। पर ऑपरेशन होते ही नीयत में खोट आ गया। पैसे मांगे तो मना कर दिया। बिरादरी पंचायत सब भी ठाई पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब पुलिस के जाने की धमकी दी तो पापी ने यह नीच हरकत कर दी, मेरी पूरी जिंदगी उजाड़ दी। साहब हीरालाल के आंसू फिर टपकने लगे थे। यह सब कहने की बातें हैं। हीरालाल बच्ची का मेडिकल देखा है मैंने, चोटें ऐसी और इतनी आई है कि जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे घंटों रौंदा हो। असली बात बताओ, मैंने अपनी आवाज़ के कड़े से कड़ा करते हुए पूछा था। बच्ची का सगा मामा सरकारी हॉस्पिटल का MS है, पूरी रिपोर्ट फर्जी बनवाई हुई है। वकील साहब अगर बच्ची के जिस्म पर कोई चोट आई होती तो FIR में क्या इसका जिक्र ना होता? लड़की 6 बजे हॉस्पिटल पहुंच गई थी। अगर इतनी ही सीरियस होती तो रिपोर्ट का टाइम 8 बजे क्यों लिखा हुआ है? हीरालाल ने अपनी फाइल अच्छी तरह पढ़ी थी और इधर मैं सोचने को मजबूर होता जा रहा था, क्योंकि वो इन चीज़ों को तो ठीक बोल रहा था। साहब आप मेरी ना मानो, खुद मेरे मोहल्ले में चले जाओ, वहाँ बच्चा बच्चा आपको सच बता देगा, मगर कोई भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा। उसका खौफ ही इतना ज़्यादा है। हीरालाल का रोना रुक ही नहीं रहा था। मेरा तवज्जो कह रहा था कि वो सच बोल रहा है और जज्बा चीख रहा था कि अब उसे किसी भी सूरत में बचाना है। हीरालाल मुकदमा तो मुकदमा है, इसलिए कोई गारंटी तो नहीं दूंगा, पर इतना भरोसा छोड़े जा रहा हूँ कि तुम्हें बचाने के लिए जान लड़ा दूंगा। अगर जज साहब ने मुझे पर भरोसा किया है तो उस भरोसे को तोड़ने नहीं दूंगा। अगले हफ्ते कोई कोर्ट में भी मिलूंगा। यह कहकर मैं मुलाकात सेल से बाहर निकल आया। वह केस एक चुनौती की तरह ही तो लिया था मैंने। दूसरे केसों के ताक पर रख कर हीरालाल का केस तैयारी शुरू कर दी। मुझे पता था कि चाहे जज साहब ने खुद मुझे यह केस दिया था, अगर मैं उसको संतुष्ट ना कर पाया तो वो एक पल नहीं लाएगा। हीरालाल को एक लंबा समय सलाखों के पीछे भेजने में इंटरनेट लाइब्रेरी की किताबें, सुप्रीम कोर्ट की पिछली जजमेंट, मेडिकल की पढ़ाई में कुछ भी भगवान के सहारे नहीं छोड़ा रहा सिवा एक उम्मीद के। फाइल का मुआयना करते समय अचानक मेरे हाथों में तरुपा का पत्ता आ चुका था। पुलिस हीरालाल को लपेटने के जोश में सचमुच बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी। DNA की जांच में लैब वालों ने भी रिपोर्ट भेजी थी। उसकी कोडिंग हीरालाल के सैंपल वाले सीरियल नंबर भी मिलती ही नहीं थी। हीरालाल का सैंपल कोर्ट में 182, जबकि लैब वालों की रिपोर्टिंग का कोड था 1921। यह इतना छोटा सा मुद्दा था पर बहुत ही निर्णायक। ज़्यादातर वकीलों का इस चीज़ पर ध्यान नहीं जा रहा था और तो और पुलिस ने अपनी तफ्तीश में लैब में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा था और इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक पुरानी जजमेंट में एक आदमी को बरी किया हुआ था। इस मुद्दे पर मैं शर्तिया हीरालाल को बरी करा सकता था। अपनी इस कामयाबी पर मैं न जाने कितनी ही देर तक हंसता रहा था। अब मैं हीरालाल को इंसाफ दिला सकता हूँ, उसे सलाखों से बाहर निकलवा सकता हूँ, उससे उसकी बीवी और बच्ची से मिलवा सकता था।
मैं जोश से कल का इंतजार करने लगा जब हीरालाल की कोर्ट में पेशी थी। कोर्ट के दरवाजे से ही देख लिया था कि जज साहब अपनी कुर्सी पर नहीं थे। पुलिस का कांस्टेबल हीरालाल की कोर्ट में ले आया था और दोनों कोर्ट की कुर्सियों पर बैठे थे। हीरालाल की पत्नी भी उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। जज साहब की गैर मौजूदगी में शायद कांस्टेबल ने इंसानियत के नाते पति पत्नी को बात करने की इजाज़त दे दी थी। मैं भी हीरालाल के पीछे वाली कतार में उसके पीछे बैठ गया। बीबी से बातें करने में मशगूल हीरालाल को मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। मैंने भी सोचा चलो पहले बीबी से बात कर ले, फिर खुशखबरी सुनाता हूँ वकील को। तो मैंने अच्छी गोली दे दी थी। मुलाकात पे जेल में आया था, ऐसा रो रो कर दिखाया, ऐसी पट्टी पढ़ाई कि मुझे जान लगा देगा। मुझे बरी कराने के लिए जज के सामने भी अपनी एक्टिंग दिखा दी। वो भी ख्याल रखेगा। बस 1-2 महीने की बात है बरी होने में। फिर किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना उस लड़की को और ना ही उसके बाप को। अच्छा होता कि उसी वक्त उसका टेटुआ ही दबा देता, पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज़ में एक हिंसक जानवर की गुर्राहट साफ दिखाई दे रही थी। अब जो भी करना है सोच समझ कर करना है। करते तुम हो और भुगतना मुझे पड़ता है। पहले ही यह मुसीबत हटा देते तो यहाँ जेल में तो ना सड़ना पड़ता। उसकी बीबी ने उसका साथ देते हुए बोला। मेरे कानों में जैसे किसी की पिघला शीशा उड़ेल दिया गया है, मानो किसी कसाई ने अपने तेज धार चाकू को बड़ी बेदर्दी से एक बकरी के गले पर फेर दिया। कल्पनाओं के उड़ान में भी कहीं पर इतना बड़ा धोखा शायद मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया है। हीरालाल का रोना, फरियाद करना, गिड़गिड़ाना सब एक सच्चा समझा नाटक था। असल में वो एक विभत्स और खतरनाक मुजरिम था। उसने अपनी बेटी से भी छोटी एक मासूम बच्ची की अस्मत को तार तार कर उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। और फिर किसी भी तरह कोई पछतावा उसे नहीं था, बल्कि वो दोबारा ऐसा भी क्राइम करने को तैयार बैठा था। और तो और उसकी बीवी भी उसके पाप में बराबर की भागीदार थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से चुपचाप कोर्ट के कमरे के बाहर निकल आया था। चैम्बर पहुंचकर मैं बहुत देर तक कुछ सोचता रहा। फिर एक इंस्पेक्टर दोस्त को फ़ोन करके हीरालाल का पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगवाया। 2 घंटों में इंस्पेक्टर साहब की रीडर ने फ़ोन करके मुझे बताया कि हीरालाल पहले भी 2 बच्चियों के साथ छेड़खानी के केसों में मुकदमा मेयर बन चुका था, पर कोई गवाह सामने न आने की वजह से बरी हो गया था। सच में हीरालाल की एक घृणा व्यक्तित्व का आदमी निकला था। वो रात मुझ पर बहुत भारी निकला था। एक भयानक दिन चल रहा था दिल में। यह केस मुझे वापस करना पड़ेगा। मैं जज साहब को साफ साफ सब कुछ बता दूंगा। ऐसे नाली के कीड़ों को तो फांसी मिलनी चाहिए। ऐसे आदमी के ऊपर कोई भी रहम की गुंजाइश नहीं करनी चाहिए। मैं मन ही मन बोलता जा रहा था। पर मेरे केस वापस करने का क्या होगा? मेरी जगह कोई कल और भी वकील आ जाए तो वैसे भी जज साहब की सहानुभूति है उससे, और उन्होंने अगर उसे बरी कर दिया तो समाज के लिए एक बड़ा खतरा खुला छूट जाएगा। कोई भी लड़की महफूज नहीं रह पाएगी, उसकी अपनी बेटी भी। मेरा अंतर्द्वंद बढ़ता ही जा रहा था, पर मैंने तो उसे बचाने का जिम्मा लिया था। किसी भी हाल में मेरे प्रोफेशनल जिम्मेदारियां हैं यहाँ। मैं अपनी ज़िंदगी में केस बचा सकता हूँ, कोई कोताही बरत सकता हूँ। 30 साल की प्रैक्टिस में मैंने आज तक पूरी ईमानदारी और मेहनत से ही अपने हर क्लाइंट का पक्ष रखा। अब मैं केस से पीछे हट सकता हूँ। मेरे दिमाग में मानो हथौड़े चल रहे थे, पर फिर अचानक ही दिल में एक फैसला सा आ लिया। एक फैसला जो दिमाग के हद तर्क को, विवेक को खुलेआम चुनौती दे रहा था, पर आत्मा पर मलहम सा लग रहा था। इस फैसले के बाद भी मैं था, प्रोसिक्यूटर भी मैं था और जज भी मैं ही था। और मेरा फैसला था कि हीरालाल समाज के लिए एक बदबूदार कौर था और उसका समाज में हमेशा के लिए हटना ही सबके लिए अच्छा था।
अब हीरालाल को हमेशा के लिए जेल भेजने का जिम्मा मैंने अपने कंधे पर ले लिया था। पर आपको सच बताऊं, यह फैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे कठोर और दुखद फैसला था। जिसको बचाने का जिम्मा दिया था उसी को सज़ा करवाने की सोच रहा था। विडंबना देखिए कि मैं इस बात की खबर किसी को पता नहीं लगना चाहिए था। जज साहब को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्हें लेस मात्र भी अंदेशा हो जाता कि मैं हीरालाल को सज़ा दिलवाने की फिराक में हूँ या ढूंढ कर केस नहीं लड़ रहा हूँ, तो वो मुझे अगले ही पल बिना किसी लगे लपेट कर न सिर्फ केस से अलग कर देंगे बल्कि मेरी शिकायत भी कर देते। मेरा तो पूरा कैरियर ही के दांव पर लग जाता। मुझे पता था कि पूरी कोशिशों से मुझे यह काम करना पड़ेगा। इस दिन के बाद हीरालाल के केस में वकालों ने, सरकारी वकील साहब ने, कोर्ट के स्टाफ ने और यहाँ तक कि जज साहब ने मेरा एक अलग ही रूप देखा। छोटे से छोटे मुद्दे पर मैंने सरकारी वकील साहब से बुरी तरह भिड़ जाता। औपचारिकता पुलिस की गवाहों से भी इतनी लंबी चिरा करता कि सरकारी वकील के साथ साथ जज साहब भी परेशान हो जाते। डॉक्टर साहब की गवाही के समय तो मैंने 13 साल की मेडिकल साइंस की किताबें खोल कर रख दी थी और फिर उसने केस के अलग अलग पहलुओं पर करीब 3.5 घंटे जिरा की। सरकारी वकीलों और जज साहब को भी मुंह खुलने का खुला रह गया। वकील साहब कमाल है, ऐसा मेडिकल क्रॉस एग्जामिनेशन तो पहले बार देख रहा हूँ। जज साहब ने पूरी अदालत में कहा था। ठीक कह रहे हैं साहब, आज तो वकील साहब ने दिमाग की नसें खोल दी। सरकारी वकील ने भी जज साहब को हाँ में हाँ मिला दी। हीरालाल की आंखों में एक अजीब चमक थी और वो भी मुझे प्रशंसा की नज़रों से देखता हुआ, सिर हिलाता हुआ अपनी पत्नी को देख रहा था। और फिर आया था दिन उस बच्ची की गवाह की है। ऐसे छोटे बच्चों की गवाही के लिए अब अदालतों में अलग से सुरक्षित कक्ष बनाए गए हैं जिसमें बच्चे सरकार द्वारा नियोजित प्रशिक्षित महिला काउंसलर की मौजूदगी में गवाह देते हैं। उन कक्षों में लगे होते हैं और उनके साथ लगे कैमरे में कोर्ट बैठती है जिससे जज साहब, सरकारी वकील, मुस्लिम के वकील और कोर्ट स्टाफ के अलावा कोई मौजूद नहीं रह सकता। इस कमरे में एक बड़ा स्क्रीन लगा होता है जिस पर गवाह नजर आता है और जज साहब माइंड से गवाह के सवाल पूछते हैं। इस कमरे के अंदर एक अलग ही दूसरा कक्ष बनवाया होता है जिसमें एक तरह देखने वाले काले शीशे लगे होते हैं। मुस्लिम को उसी कक्ष में काले शीशे के पार बैठाया जाता है। मुस्लिम को गवाह के दौरान कोई भी नहीं दे सकता है। सिर्फ पीड़ित से शिकायत करने के लिए एक बार शीशे को हटाया जाता है और पहचान के बाद फिर से उसे शीशा बंद कर दिया जाता है। यह सब कवायद छोटे बच्चों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए ही किया जाता है जिससे कि वो बिना डर के अपनी गवाह दे सके। उस प्यारी सी छोटी सी बच्ची को देखते ही अचानक गला रुध सा गया था। एक देवी की पवित्रता लिए मासूमियत की उस मूर्त पर कोई भी श्रद्धा से अपना सिर झुका सकता है, पर हीरालाल को पता नहीं क्यों उसने अपनी बेटी नजर नहीं आ रही थी। आंखें आंसुओं से धुंधलू होती चली जा रही थी कि जज साहब ने मुझे देखा था। मैंने तुरंत अपने पर नियंत्रण पाया और जिरा के लिए तैयार हो गया। अब मैं उस बच्ची के चेहरे पर अब पूरी जिंदगी कोई के आंसू नहीं देखना चाहता था, पर अपने आप को ऐसा दिखाने की मजबूरी थी कि मानो मैं उस बच्ची से भी कड़े सवाल पूछने को नहीं हिचकिचाऊंगा। वकील साहब, भरोसा करता हूँ कि चाइल्ड विटनेस ने सवाल पूछते हुए आप अपने संयम का इस्तेमाल करेंगे। जज साहब की आवाज़ में एक चेतावनी साफ झलक रही थी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा साहब। मैंने भी उन्हें आश्वस्त किया था। बच्ची को मैंने बहुत ही प्यार से, धैर्य से सवाल पूछे थे। बातों ही बातों में गवाह से अपने काम की बात निकलवाना कुछ हद तक जाता है। कोई सवाल पर बच्ची को कंफ्यूज करके ऐसी बात भी निकलवा ली जो दूसरे गवाहों के बयान से उलटती थी। अब जज साहब भी मेरे सवालों पर बड़ी संजीदगी से तवज्जो दे रहे थे। सरकारी वकील साहब को भी परेशानी हो रही थी और वो भी मेरे लायक बिगड़ने के लिए बेरहम की और जुबैक्स करने लगे थे।
अपने अनुभव से मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि कानून की पूरी प्रैक्टिस में फौजदारी जिरह से ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं होती है। वकीलों की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है पर वो इस विधा में प्रवीण नहीं हो पाते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक ही हूँ। यह जिरह ठीक एक दो तार तलवार की तरह होती है। ठीक से हो गई तो बरी, नहीं हुई तो एक झटके में अपनी गर्दन ही धड़ से अलग हो जाती है। भली भांति जानता हूँ कि मुस्लिम की तरफ से पूछे जाने वाले एक मासूम से लगने वाले सवाल उसी को सलाखों के पीछे डाल सकता है। आज मेरी उसी लायक इस्तेमाल था। 100 साल के बीच मैंने बड़ी होशियारी से वही दो मासूमों से सवाल दाग दिए थे और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। और उन सवालों के बाद फिर जोश शोर में कानूनी सवाल पूछना शुरू कर दिए थे। मेरी जिरह में जज साहब और हीरालाल बहुत संतुष्ट लग रहे थे। जज साहब को शायद अभी भी हीरालाल की बेगुनाह पर यकीन था। हीरालाल ने कोर्ट से निकलते हुए मेरे पांव छू लिए थे। आंखों से छर आंसू बह रहे थे। वकील साहब, अगर अपनी खाल के जूते भी आपको पहना दूं तो भी आपका एहसान नहीं चुका सकता। आज आपने मेरी बेगुनाही साबित कर दी। एक बेबक को बचा लिया। वकील साहब, भगवान आपका भला करे। शायद उसे अपनी बरी होने का विश्वास हो चला था। साला नौटंकीबाज, पर मेरे बाप होते हैं हम यहाँ पर। मैं मन ही मन बोला था। बाकी सारे गवाहों को भी पूरी मेहनत से जिरह किया था। लफ्तिस अफसरों को तो दुनिया जहाँ की बातें पूछ ली पर डीएनए की लैब रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया। लाइव 2 लाख जुर्माना। बेंच पर मैंने बैठे ही तंदा टूटी थी। आंखों से ना जाने कब कुछ आंसू टपक गई। छोटी बड़ी अजीब सी फीलिंग थी। दिल से बहुत खुशी भी हो रही थी पर साथ ही साथ आने आप से घृणा भी होती जा रही थी। जिंदगी में पहली बार अपने पवित्र प्रोफेशनल से इस तरह का दगा भी तो किया था। मेरा कोई भी तर्क, मेरी कोई भी दलील मेरे कृत्य को वजीब नहीं ठहरा सकती। अपनी आत्मा पर मैंने खुद ही जानबूझकर एक पत्थर रख लिया था जिसका बोझ लेकर मुझे अब अपनी पूरी बाकी बची जिंदगी जीना था। बहुत भारी कदमों से घर पहुंचा था और बिना कुछ खाए पिए सो गया था। साहब, जज साहब ने आपको याद किया है। अगले दिन जज साहब की निर्दली ने फिर मेरे चैम्बर आकर बोला था, मैं बहुत पेशकश में पड़ रहा हूँ। अब क्यों? जज साहब ने मुझे याद किया है। आराम से बैठिए वकील साहब। जज साहब ने मेरी तरफ चाय का प्याला बढ़ाते हुए बोला था। मेरा मुंह अभी भी नीचे ही था और मैं उससे नजरें मिलाने से कतरा था। वकील साहब, आपकी वकालत के तो हम कायर हो गए हैं, पर यह जो कुर्सी है ना, वो मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर की ही कुर्सी है। आपके तरकश के जो तीर थे ना, वो किसी भी जज का फैसला पलट सकते हैं। पर पता नहीं क्यों आखिर मैं बरी करने के लायक केस लगा नहीं। जज साहब बोले थे। मैं अभी भी सिर झुकाए बैठा था। वकील साहब ऐसे ही मुंह लटका कर बैठे। केस तो केस है और यह केस तो मैंने ही आपको दिया था। हार जीत तो चलती ही रहती है। वकील साहब, बस 2 सवाल वो जो आपने पूछ लिया दिक्कत कर गए, वरना पूरा का पूरा ट्रायल तो अब पहले बेहतरीन कर दिया। पर 1-2 गलतियों ने सभी को से ही हो जाती है। चिलमिला मारो वकील साहब। जज साहब ने मुझे सांत्वना देते हुए माहौल को हल्का करने के लिए कहा था। आपने जिस तरह से यह केस हैंडल किया वैसे तो नए लड़के किसी भी सूरत में नहीं कर पाते। आपको वकील बनने का मेरा फैसला सही था। हीरालाल को चाहे सजा भी हो गई पर घृणा से मरने दम तक शेर को अच्छी टक्कर दी और यही तो मैं चाहता था। किसी भी मुस्लिम को बचाव का एक अच्छा मौका मिलना ही चाहिए था। वकील साहब, जज साहब बोले थे। जज साहब, आपने वकील बनाया था तो पूरी मेहनत तो करनी ही थी। आखिर आपकी प्रतिष्ठा का सवाल भी तो था। मैंने कहा था, जज साहब अब मैं चलता हूँ, आपके काम का भी तो हर्ज हो रहा होगा। बातचीत को ख़त्म करने के लिए मैंने हाथ मिलाने को बढ़ाया। जज साहब ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर मेरा हाथ थाम लिया था।
हाँ तो छोड़ा नहीं। अरे हाँ, एक बात पूछनी थी, हीरा लाल के डीएनए रिपोर्ट का सैंपल कोड क्या था? जज साहब ने अचानक पूछा था। 182 अचानक ही मेरे मुंह से निकला था और फिर अचानक ही मेरा चेहरा शाह पड़ गया था। मेरा दिल मानो मेरी छाती से बाहर निकलने हो रहा था। मेरे पाँव कांप रहे थे और पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। जज साहब मेरी असलियत जान चुके थे। एक साधारण से सवालों का मतलब था कि उन्हें पता चल चुका था कि मैं जानबूझकर यह केस हारा हूँ। ऐसी जलालत का एहसास जिंदगी में शायद पहली बार ही हो रहा था। मेरा हाथ थामे जज साहब के चेहरे पर फिर वही रहस्यमयी कुटिल मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर उन्हें नहीं छोड़ा। आज कुछ ख्वाब सुनहरे सस्ते हैं, चलो हम दोनों की जगह को बचाते हैं। और यह कहते हैं कि जज साहब ने मेरा हाथ छोड़ दिया था। उसके मुंह से यह सुनते ही बाकी के बच्चे होश भी ख्यात हो चुके थे और मैं लड़खड़ाते कदमों से लगभग भागते हुए उनके कमरे से बाहर निकल गया। ज्ञान के अभी तुच्छ भुला चुके थे। पहले दिन से ही जज साहब ने मुझे अपनी फैलाई शतरंज का एक मोहरा बना लिया था। उन्हें हीरालाल को सजा देनी थी, उसे बचाने के रास्ते वजूद भी थे और वो भी बिना किसी को कुछ बताए। मुझे बुलाना, एमिकल बनाना, सब उसकी चाल ही तो है। हीरालाल की असलियत उन्हें पता लग चुकी थी। उन्हें पता था कि किसी भी वकील या एमिकल्स को डीएनए रिपोर्ट का खामी पता चल गई थी और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हीरालाल को बरी करना था पड़ता। और जो भी नहीं चाहता, कृष्ण ने अर्जुन से पूरा महाभारत रचवाया था और वो भी गीता का उपदेश भी बिना। आज घर जाते हुए सचमुच बिल्कुल हल्का सा महसूस, दिल से बुझ गया चुका था। चेहरे पे मुस्कुराहट खुल चुकी थी। बहुत सालों के बाद आज फिर गुनगुना रहे थे। आज कुछ ख्याल सुनहरे सजाते हैं, चलो हम दोनों ही जगह बचाते हैं। दोस्तों आज यहीं तक कहानी। आपको कैसी लगी शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन। बाय बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आऊँगी दोस्तों। बाय बाय।